तो कल हमने ये चीजें पढ़ा दी है, कंक्लूजन आप नोट कर लिए होंगे, हमने फिर से लिख दिया है बिकॉज हमको जरूरत है। ये सारी चीजें आपके कॉपी में होना चाहिए, आप एक बार मिला लेना, सारे वैल्यू करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल मतलब किसी भी एंगल पर दो वेव मिलेगा तो ये फॉर्मूला लगाना किसी भी एंगल पे। और अगर ब्राइट बनवाना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात होगी तो ये एंगल फॉलो करना है आपको खुद से, और ऐसा एम्पलीट्यूड और ऐसा इंटेंसिटी आएगा। डार्क के लिए आपको ये एंगल फॉलो करना है और ऐसा एम्पलीट्यूड ऐसा इंटेंसिटी आएगा। अब कुछ और स्पेशल केस हम लोग करेंगे। अगला स्पेशल केस है कि अगर दोनों वेव का इंटेंसिटी इक्वल हो जाए, यानी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 हम मान लें। अच्छा, जब इंटेंसिटी इक्वल है देन एम्पलीट्यूड भी इक्वल होगा। क्यों भाई? क्योंकि एम्पलीट्यूड का ये स्क्वायर इंटेंसिटी होता है, अगर I इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा भाई, सीधी बात है ना। तो एम्पलीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा, यानी A1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, A2 इक्वल टू A मान लो। तब आप बताइए एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ध्यान देंगे। देन एम्पलीट्यूड, ध्यान देंगे एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा। यहां से देखो, इधर पहले हम एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालेंगे। ठीक है, पहले ये निकालेंगे जनरल केस, फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए। एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, cos फाइव। तो ये दोनों ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा ये, क्योंकि इसके साथ cos है। तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाइव। रूट में से बाहर ला लो इसको कॉमन लेके, तो कॉमन आएगा बच्चों, तो रूट 2 आएगा बाहर और a स्क्वायर बाहर आएगा तो a बन जाएगा। ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस cos फाइव। और आपने पढ़ा होगा बचपन में फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जरूर पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री बाई, इतना आसान फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप वही यहाँ पर यूज कर दो, तो अंडर रूट 2a और 2 cos स्क्वायर थीटा नहीं है, फाइव है। अब देखो यहाँ से रूट 2 निकलेगा, रूट टू क्या हो जाएगा, 2a और cos स्क्वायर कट जाएगा, cos फाइव बाई 2। ये आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। कब when amplitude of when two equal amplitude get superposed। समझा? जब दो इक्वल मिलेगा तो डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हो 2a cos फाइव बाई 2। अच्छा, तो अब इंटेंसिटी बता दो झट से, कितना आएगा इंटेंसिटी, कितना आएगा? या तो आप इसका स्क्वायर कर दो, इंटेंसिटी के लिए इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और नहीं तो यहां से भी निकाल सकते हो आप, यहां से भी निकाल सकते हो। देखो I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 इंटू अंडर रूट I0। ध्यान देना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट I0 क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा। अरे दो बार रूट लगा है तो रूट नहीं कट जाएगा। तो ये 2I0 3I0 4I0 कितना आ गया, 4I0। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है पेपर में। हाँ, cos फाइव। ये हो जा रहा है आपको 2I0 प्लस 2I0 cos फाइव। अब आप यहां से 2I0 कॉमन ले लो तो 1 प्लस cos फाइव। ये फॉर्मूला फिर से लगा दो तो कितना हो गया, 2I0 1 प्लस cos फाइव क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2। सही है, 2 2 जा 4I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2। हम लोग डायरेक्ट भी यहां से कर सकते हैं स्क्वायर करके। देखो इसका स्क्वायर करते, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर a हो जाता, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, इसका स्क्वायर I0 हो जाता, इसका स्क्वायर लग जाता। बोलो समझा कि नहीं? इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। आप यहां से यहां डायरेक्ट क्या मार देते, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये लिख सकते थे। अब सुनो, इधर सुनो रे,
तुम्हारे डीपीपी का ही क्वेश्चन है, तुम्हारे डीपीपी का क्वेश्चन है। इसी में देखो क्या, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर मान लो एम्पलीट्यूड इक्वल है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान दो इधर, अगर कंस्ट्रक्टिव होता है तो क्या हो जाता है, फॉर्मूले में क्या हो जाता है, फाई का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई कितना डाल सकते हो, 0 डिग्री डाल सकते हो, 2 पाई 4 पाई कुछ भी। cos 0 कितना हो जाता है, 1। cos 0 कितना हो जाता है, 1। तो एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2a, और इंटेंसिटी इसका स्क्वायर कर दे, डायरेक्ट इंटेंसिटी स्क्वायर कर दे, या यहाँ कर दो, नहीं तो cos फाई यहाँ भी 0 रखो, cos फाई 0 रखो, cos 0 0, 4i0। ये आपके डीपीपी का क्वेश्चन है, देखो जाके बनाए होगे तो यह मिला होगा कि दो इक्वल एम्पलीट्यूड जब सुपरपोज होता है तो इंटेंसिटी कितना हो जाता है, या मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, 4i0। ये आपका क्वेश्चन है, देखेंगे अगर दो इक्वल एम्पलीट्यूड डालोगे तो जहां पर दो ब्राइट बनेगा वहां पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, प्लस हो जाएगा। देखो इससे भी समझ रहा है, a प्लस a कितना आएगा, 2a, और यहां पर रखो i0 2 रूट i0 और उसका स्क्वायर कर दो, 4i0 आएगा। यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी, मान लो ये नहीं भी पढ़ते तो ये कर सकते थे यहां से, ठीक है। अब बताइए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या करोगे, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए फाई कितना होना चाहिए, पाई, कोई भी एक उठा कर रख दो वैल्यू, पाई cos 180, ध्यान दो इधर, यहां रखो, इधर ध्यान दो रे, यहां रखोगे पाई तो 180/2 90, cos 90 बोलो, cos 90 बोलो 0, cos 90 बोलो 0, और i भी 0, इसका स्क्वायर भी 0 ही होगा। नहीं तो यहां से कर सकते हो, यहां भी देखो cos 90 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना। अंत में क्या लिखना, सुनो, कि दो इक्वल एम्पलीट्यूड, तो अभी तक तुमने जितना भी डेरिवेशन किया उसमें माना है कि दोनों का एम्पलीट्यूड लगभग सेम है, बट अलग अलग है, a1 a2। लेकिन हम अगर मान लो दो सेम एम्पलीट्यूड का डाल दें, दो वेव सेम एम्पलीट्यूड का डाल दें, तो ब्राइट वाले जगह पर ब्राइटनेस डबल, एम्पलीट्यूड डबल और इंटेंसिटी 4 टाइम्स, स्क्वायर हो जाएगा। दिमाग में याद रखो, ये डबल तो ये 4 टाइम्स स्क्वायर होगा। अच्छा, और डार्क वाले जगह पर पूरा 0, कोई लाइट नहीं पहुंचेगा। समझा कि नहीं समझा? अगर तुम एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं डालते तो क्या होता है, देखो, ब्राइट वाले जगह पर ज्यादा लाइट और डार्क वाले जगह पर कम लाइट, माइनस होता। समझना मेरी बात को। जैसे मान लो तुमने एक 5 का लाइट डाले और एक 4 का, ये इक्वल नहीं है, a1 a2, तो ब्राइट वाले जगह पर एम्पलीट्यूड 9 हो जाएगा और डार्क वाले जगह पर 1 होगा, बट रहेगा लाइट, पूरा ब्राइट नहीं बनेगा। लेकिन पूरा डार्क पूरा ब्राइट अगर चाहिए, पूरा डार्क पूरा ब्राइट अगर चाहिए, तो तुमको कैसा एम्पलीट्यूड रखना चाहिए, दोनों का सेम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, सेम रखना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलिए, तो आपने पढ़ा है आई मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो A1, अच्छा A मैक्स का बताओ, सॉरी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, क्या क्या फॉर्मूला है, A1 प्लस A2, है कि नहीं है, जल्दी बोलो। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको आई मैक्स बनाएं, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, नहीं तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, थोड़ा ध्यान देना। तो A मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब A मैक्स को हम लिख सकते हैं I, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इंटेंसिटी मैक्सिमम, और ऐसा हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। हाँ बोलो। तो सिमिलरली अगर हम I मिनिमम लिखे, बताओ I मिनिमम लिखे तो क्या लिखोगे, A1 माइनस A2 का स्क्वायर। इस पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, आपके डीपीपी में होगा, इस पे एक क्वेश्चन दिखेगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये ऐसा है बच्चों, क्वेश्चन में शायद दिया हुआ है
कि एम्पलीट्यूड दिए हुए हैं और मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछ देते हो, ठीक है। तो ध्यान रखो, इस फॉर्मूले से बन जाएगा, इस फॉर्मूले से बन जाएगा क्वेश्चन। आपको एक करा के भी दिखा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी of two waves देखिए ये क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क। क्या हम इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट को आई मैक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल, मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है ब्राइट में। और डार्क को हम आई मिनिमम बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो आपको क्वेश्चन में दिया है आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम कितना 9, तो अपॉन में क्या मान लो 1। और आपसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, आपसे पूछा है एम्पलीट्यूड का रेशियो A1 डिवाइडेड बाई A2 क्वेश्चन मार्क। सवाल आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ना बोलेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों? ओके, तो कैसे निकलेगा इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग, आसानी से निकल जाएगा। इसी फॉर्मूले से बनेगा क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा, सभी लोग ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पर कांस्टेंट भी लगेगा क्योंकि हमने एक ही साइड को बदला है ना, तो k भी लगा सकते हो, k डिवाइड होते वक्त कट जाएगा। समझो, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू i है, तो जब हम i इक्वल टू a स्क्वायर लिखने जाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। अगर दोनों तरफ हम i लिखेंगे तो इधर का कांस्टेंट और इधर का कांस्टेंट कट जाता है, समझा नहीं? इधर भी i आया, इधर भी i आया, तो इधर का k इधर का k कट। ओके, मान लो हम इसको भी i लिखेंगे तो यहाँ पर भी k लगाओगे इधर, इसके बदले इस a स्क्वायर की जगह तो k कट जाएगा। ओके, सिर्फ एक ही जगह लिखेंगे तो k लगा लेंगे, तो कल k लगा लेना। ओके, k यहाँ कट गया। अब आ जाओ, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में डाल दो, यहाँ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 1 बराबर, ये 9 और 1 हो गया, इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर लिख लें, इस पे भी स्क्वायर, इस पे, इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देना, स्क्वायर तोड़ने मत लगना मूव जैसा, अंडर रूट 9 बाई 1। अब आप यहाँ से A1 बाई A2 निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इतना तो आसान है। ये आ गया 3 बाई 1 A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2, इधर इसको क्रॉस करो, इसको इधर 3A1 माइनस 3A2 इक्वल टू A1 प्लस A2, सही है? A1 को इधर लाके माइनस कर लो तो 2A1 आएगा, इसको जाके इधर प्लस कर लो तो कितना आएगा? 4A2 आ जाएगा। तो A1 डिवाइडेड बाई A2, A1 डिवाइडेड बाई A2, इसको इधर डिवाइड करो, क्या आएगा? 4/2, यानी कितना आ रहा है? 2/1। ऑप्शन आपका 2:1। आपका देखो डीपीपी में क्वेश्चन है, देखें कि नहीं देखे? किसी ने क्वेश्चन देखा है क्या? बनाए नहीं होगा तुम नहीं। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट डार्क को आई मैक्स आई मिनिमम बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट और इंटेंसिटी ऑफ डार्क, या आप इंटेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव, इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव, उसको बोलते हैं ना मैक्स मिनिमम। यहाँ देखो, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट को आई मैक्स बोले, इंटेंसिटी ऑफ डार्क को क्या बोले? आई मिनिमम। तुम तो यार वेव को आई मैक्स आई मिनिमम मान ले रहे हो, गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा है आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम, आराम से निकल जाएगा। अभी कुछ तो भी फॉर्मूला बता रहे थे अभी। अच्छा, आप देखो यहाँ पर अंतर समझो, थोड़ा अंतर समझना। ये फॉर्मूला देखो, इसमें तुम आई मैक्स ए में लिखे हो, अब हमको आई मैक्स आई में चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड दिया था इस क्वेश्चन में, समझा नहीं रहे? इसमें ए पूछा था, आई दिया था, तो ए का फॉर्मूला आई में होना चाहिए। अब तुमको आई दिया और आई पूछा, तो आई में ही फॉर्मूला होना। तो बताओ आई मैक्स क्या है? आपको याद होगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। याद है कि नहीं? और नहीं भी याद है तो देखो बहुत आसान है, A1 के जगह अंडर रूट I1 लिख लेंगे, कोई एक याद कर जाओ, A2 के जगह अंडर रूट I2। हाँ बोलो, ये समझा और ये समझा। और इसमें क्या होगा, इसी से देख लेंगे, इसको लिख देंगे अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। अब आपको ये दिया हुआ है, आराम से ये निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे ना?
कैसे कैसे निकालोगे? I1 के यहाँ से 1x मान सकते हो, नहीं मान सकते हैं, बचपन में किए होगे। और I2 को क्या मान लेंगे? 9x। और कर लो आराम से, बताओ कितना आएगा? ये आ जाएगा 1x प्लस 9x का रूट अपॉन में यहाँ भी 1x माइनस 9x का रूट। तो 1x का रूट 1, या डायरेक्ट भी रख सकते हो 1 1, क्योंकि डिवाइड में तो है x कट ही जाएगा। डायरेक्ट भी रख सकते हैं, देखो 1 प्लस 3, x कॉमन निकल के कट गया, तो यहाँ से रूट एक्स कट गया, समझा? और यहाँ बचा 1 माइनस 3, और स्क्वायर भूल न जाना। तो 3 प्लस 1 4, और ये माइनस 2 कट गया, 2 का स्क्वायर 4/1। तो आंसर कितना आ रहा? 4:1। आंसर कितना आ रहा है? 4:1। इसको हार्ड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है? तो इंटेंसिटी ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस, ऐसा भी लिखा जाता है, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, ये सब भाषा आप देख सकते हो, तो डरना नहीं। स्लिट उलिट ये सब ना। तो दो वेव है, देखो वेव समझ में आ रहा है? इमेजिन करो, दो वेव है I और 2I, बताओ ये किसका वैल्यू है? दो वेव है I और 2I का, किसका वैल्यू है? जल्दी बोलो। ये I1 और I2 का वैल्यू है। ये समझ में आ रहा तभी ना फॉर्मूला लगेगा जी। कैलकुलेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट मतलब टोटल I, और फाई का वैल्यू 60। बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा लगेगा? डार्क वाला, ब्राइट वाला कि जनरल केस? जनरल केस लगेगा। I इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? जल्दी बोलो। I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। बस यही डिसीजन मेन है। हम तुमको कभी बता दे कल ही कि ब्राइट डार्क लिखा रहा है तो अलग केस है, और ऐसे कुछ एंगल दिया रहा है तो ये लगेगा। तो I1 की जगह I प्लस 2I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू अंडर रूट 2I, और cos 60 का वैल्यू बोलो। 2I और ये I जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? 3I। और यहाँ पर देखो I रूट में नहीं लगा तो 2I हो जाएगा, रूट 2। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रूट 2 फंस गया रूट में, नहीं रूट 2 को रूट में नहीं फंसना था, चल जाने दो। cos 60 का वैल्यू जो sin 30 में होता है 1/2, 2 से 2 मर गया, तो 3I, इसको यहाँ 4I कर लो, अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन। 4I कर लो बच्चों, 4I कर लो, 4I रूट नहीं आएगा, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। ये समझ रहा है ना? रूट आई मिलके I हो जा रहा है। ये आ गया इधर से 2I, तो आंसर कितना आ गया? 5I। आंसर कितना आ गया? 5I। I रिजल्टेंट यहाँ लिख दो, मेरे सेम होगा। अच्छा यहाँ 4I हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 होगा, 7I आंसर। मेरे हिसाब से डीपीपी का क्वेश्चन है, आप देख लेना ध्यान से। ऐसा सेम I और 4I मिला है क्या किसी को? आप लोग बनाते नहीं होगा डीपीपी, हम लोग खाली ऐसे फालतू पकड़ भेज रहे हैं, कल से बंद बना तो रहा नहीं है, तो 900 बोल रहा है। पीछे चल रहे हैं, क्यों पीछे चल रहा है? सो गया था क्या बीच में? चलो तो आज हम लोग को पढ़ना है YDSC, यंग्स डबल। तो देखो एक क्वेश्चन आता है कि इज इंटरफियरेंस ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मिला है क्वेश्चन किसी को? क्या इंटरफियरेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है? कोई बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो सर? तो होता क्या है कि हम दो लाइट वेव डालें और एक जगह पर ब्राइट बन गया चकाचक, और एक जगह डार्क बन जाता है, फिर एक जगह ब्राइट बन जाता है और एक जगह डार्क। तो हमको ऐसा लग रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन गलत हो गया, ब्राइट वाले पे एनर्जी ज्यादा हो गया, डार्क वाले पे एनर्जी खत्म हो गया। एनर्जी क्रिएट तो नहीं हो गया, हमने डाला था I का और यहाँ मिल गया I0, 4I0। अभी पढ़े थे ना तुमने, दो को I का डालेंगे तो ब्राइट कितने का बनेगा? 4I0 का। तो ये 4 गुना कैसे हो गया? एनर्जी क्रिएट हो गया क्या? तो जवाब है नो, सिंपल बात,
यहाँ का एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो गया, बस इसलिए उधर बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटरफियरेंस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। याद रखना है बात, इंटरफियरेंस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा। समझता है? जब आप एनर्जी देखे, देखो लाइट क्या है, एक एनर्जी है, बहुत सारा एनर्जी आ रहा है साथ में चल के, आई 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 आई, और यहाँ पर आके इंटरफियरेंस जब होता है तो हम क्या करते हैं, 4 आई को जोड़ के एक साथ टक, यहाँ पर 4 आई नॉट रख दिए उठा के, यानी आई, और इस जगह पर अंधेरा कायम कर दिए, कोई मत जाओ, यहाँ लाइट यहाँ जाओ। समझ में आ रहा है? नाश्ता बट रहा है, सबको मिल रहा है, तुम क्या किए, 4 लोग का नाश्ता लेके खुद ही खा गए, 4 लोग को नहीं मिलेगा तुम्हारे चक्कर में, अंधेरा हो गया उधर। तो वैसा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने। तो याद रखना, ये आपका क्वेश्चन है, डीपीपी में आप देखे होंगे, बनाए नहीं हो तुम लोग, हम बार बार बोल रहे हैं। मेरे को जिस दिन गुस्सा आ जाएगा उस दिन बंद हो जाएगा, तुमको पता है मेरा आदत नहीं। तो याद रखो, यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे कि इंटरफियरेंस ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओबे करता है सबसे पहली बार, कैसे होता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव पे क्या बनता है, डार्क की ब्राइट, at the position of destructive interference the intensity is minimum, energy is minimum, hence energy is minimum, ये समझना, इंटेंसिटी मिनिमम होगा तो एनर्जी भी मिनिमम होगा। बात हाँ बोलो, हाँ, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, सही है भाई। तो एनर्जी कम है वहां पे, ठीक है, सर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्वांटिटी जोड़ रहे हैं, इट मीन्स एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट, एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट, बोर्ड में भी आता है ना क्वेश्चन, एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट आर ट्रांसफर्ड, चलिए तो ये कहानी है बच्चों, आप नोट कर लेंगे, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ओबे करता है कि नहीं, एक्सप्लेन करो कैसे, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा शॉर्ट में, कहीं के क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ये वर्ड वहाँ मिलेगा, इंटरफेरेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। समझते हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हो रहा है कि जब इंटरफेरेंस होता है तो आपने देखा है कंजर्वेशन ओबे करता है। सबसे पहली बात, दुनिया में हर जगह ये लॉ ओबे होता है, कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता, याद रखिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि होता क्या है, तो एक जगह डार्क बनता है, डार्क वाले को डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, और एक जगह ब्राइट बनता है, इसको कंस्ट्रक्टिव। तो डार्क वाले के पास इंटेंसिटी मिनिमम है, बिल्कुल आई मिनिमम, तो आई मिनिमम तो एनर्जी भी मिनिमम है। तो भाई यहाँ का एनर्जी, जब एनर्जी मिनिमम है तो यहाँ का एनर्जी गया कहाँ, तो यहाँ का एनर्जी कंस्ट्रक्टिव में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आई मैक्सिमम हो जाता है। बस सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ देख लो। एट द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पोजीशन पे इंटेंसिटी मिनिमम होता है तो एनर्जी भी मिनिमम होता है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट का एनर्जी आर ट्रांसफर कर दिया जाता है कंस्ट्रक्टिव वाले में, सही है, ट्रांसफर कर दिया जाता है कंस्ट्रक्टिव वाले में। इसका मतलब हम इंटरफेरेंस को बोल सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब पहले सब जगह एनर्जी मिल रहा था, अब हम बंटवारा रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बंटवारा बदल दिए, यहाँ का उठा के यहाँ, यहाँ अंधेरा, यहाँ उजाला, फिर अंधेरा। समझ में आ गया होगा, आई थिंक आ गया कि नहीं आ गया। टू फॉर्म कंडीशंस फॉर इंटरफियरेंस, कंडीशंस फॉर इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस होने का शर्त डाला नहीं। पहला कंडीशन है बच्चों,
कि बोथ चालू है लाइट सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। एक वर्ड है यहाँ पर कोहेरेंट, और आप डीपीपी किए रहते थे, वर्ड आपको मिला रहता। दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब क्या होता है कि दो लाइट वेव जिसके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा सेम रहे। समझना मेरी बात को ध्यान से। हम आपको कुछ लाइट वेव बना के दिखाते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, हाथ से बनाने में ही दिक्कत होता है। अब आप देखो इस लाइट वेव को, आप देखो स्टार्टिंग में देखो दोनों 0 0 से चालू हुआ है, तो बताओ डिफरेंस कितने का है? 0 डिग्री का। फिर हमने यहाँ पर आके चेक किया, यहाँ पर ये पहुंचा ऊपर 90, ये 90 होता है, पता है 90 90 होता है। ये देखो एक सर्कल जो होता है पूरा 360 का होता है, इसको दो टुकड़े में काटोगे तो कितना आएगा? ये 180 180, मतलब ये आधा राउंड कितने का होता है? 180। फील हो रहा है तो हाँ बोलो। मैं इसको ऐसे काटते हैं, रुको। तो बहुत सारे बच्चे पूछते नहीं सर ये कैसे 90 लेते हो आप? तो एक पूरा 360, ये आधा कितना होगा? 180। हाँ बोलो, दिख रहा है? आधा आधा अंडा। फिर और काट 1/4, कितना आएगा? बोल 90। क्लियर हो गया? हाँ बोलो। ऐसा दिख रहा है 1/4, यहाँ हो गया 90। तो यहाँ हो गया 90, समझना, π/2। ये भी कितने पर पहुंचा? π/2। बताओ फेज डिफरेंस कितने का है? 90 का है। फेज डिफरेंस कितने का है? नहीं 90 कैसे है, सॉरी π/2 माइनस π/2 कितना? 0। यहाँ पर चेक किए, यहाँ पर 360, यहाँ पर भी 360। बताओ इस जगह पर फेज डिफरेंस 0, यानी हर जगह आपको फेज डिफरेंस क्या दिख रहा है? 0। यानी ये दोनों सोर्स क्या माना जाएगा? कोहेरेंट। क्या माना जाएगा? कोहेरेंट सोर्स। हाँ बोलो, समझा तो हाँ बोलो। और हम एग्जांपल देंगे, टेंशन मत लो, और देंगे। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं और आप बताना कोहेरेंट है कि नहीं। पॉज करो, रखिए। देखिए अब सवाल है बच्चों कि ये दोनों सोर्स कोहेरेंट है कि नहीं। देखो ये 0 से चालू हो रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर कितने से चालू हो रहा है? 90। तो बताओ डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने चेक किया, कितने का डिफरेंस है? 90। कोहेरेंट है कि नहीं है? अभी हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जब ये पीक पर पहुंचा तो कितने है एंगल इसका? π/2। और ये उस समय कितने पर है? 0। डिफरेंस बताओ? π/2। अभी भी डिफरेंस π/2 का है, समझना। फिर ये हो गया 180 यानी पाई, और उस वक्त ये हो गया होगा 270। थोड़ा गड़बड़ हो गया बनाने में, हाथ से बीच में पहुंचा होगा। ये 270, देखो ये 90, ये 180, समझ रहा है ना? 180 होगा यहाँ पे, सॉरी। ये 90 से चालू हुआ है तो ये 180, ठीक है। और ये 270। अभी बताओ कितने का डिफरेंस है? 90 का। तो आप देखो हर जगह डिफरेंस कितने का मिल रहा है दोनों वेव में? 90 डिग्री एंगल का। तो कोहेरेंट है कि नहीं है? कोहेरेंट है कि नहीं है? कोहेरेंट है भाई, कोहेरेंट है। चलो एक और सोर्स बनाते हैं। देखो ये सोर्स को आप देखिए, देखो यहाँ पर हर जगह 2-3 जगह मिला लो, 2-3 जगह मिला लो, आप पता चल जाएगा कोहेरेंट है कि नहीं। देखो आप ध्यान से, 2-3 जगह हमने मार्क किया, आप वहां देख लो। अब देखो यहाँ पर ये 0 डिग्री से चालू हो रहा है, ये भी 0 से ही चालू हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखो जब ये 0 हो गया है एक्सिस को, उस समय तो यहाँ पीक पे है, कम ज्यादा हो गया डिफरेंस। यहाँ चालू में ठीक था स्टार्टिंग, फिर यहाँ देखो ये मैक्सिमम पर पहुंचाती है, रास्ते में ही है। यहाँ देखो ये 0 पहुंचाती है, नीचे है। लग रहा है डिफरेंस सेम है? डिफरेंस सेम आएगा क्या? नहीं, अलग अलग एंगल है ये। इसको हम क्या बोलेंगे? इनकोहेरेंट। क्या बोलेंगे? इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो इन सभी कंक्लूजन का एक ही मतलब है कि दो लाइट वेव जिसके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, कभी बदलना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर कहीं भी चेक कर लो 90 का गैप होगा, कहीं भी चेक कर लो कोई गैप नहीं होगा, 0 का गैप होगा। तो उसको हम लोग कोहेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो पहला शर्त है कि लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट।
इसका ये मतलब है दैट इज कांस्टेंट। याद रखना, सी से कोहेरेंट, सी से कांस्टेंट, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ये मत सोचना कि डिफरेंस जीरो होना चाहिए, कुछ भी हो 90 का हो तो हर जगह 90 का ही होना चाहिए। ठीक है, याद करो कलम डेरिवेशन में एक वेव माने थे तो ऐसा माने थे ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा माने थे तो क्या माने थे साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, फाई का। हर जगह फाई का ही रहे, नहीं भी रह सकता था डिफरेंस, जीरो का भी रह सकता था। कोहेरेंट होना चाहिए मेरे पास, कोहेरेंट सोर्स, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। इट मींस द फेज डिफरेंस, फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स, टू लाइट वेव्स, दो लाइट वेव का फेज डिफरेंस डू नॉट चेंजेज विथ टाइम। ये थर्ड सबले डू नॉट चेंजेज विथ टाइम, यानी दो लोगों का फेज डिफरेंस समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, हर जगह एक ही जैसा रहना चाहिए। क्लियर हो गया कोहेरेंट का मतलब? हाँ बोलो, कोहेरेंट का मतलब क्लियर हो गया क्या? इस पे भी आपके डीपीपी में क्वेश्चन है कि दोनों का कोहेरेंट होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, दूसरा कंडीशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ लाइट वेव मस्ट बी सेम। भाई फ्रीक्वेंसी तो इक्वल होना चाहिए। याद करो हमने कल फ्रीक्वेंसी सेम माना था, याद करो, आप कॉपी में देखो, दोनों का फ्रीक्वेंसी ओमेगा हमने सेम लिया था, याद आ रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहला का भी लिए थे साइन ओमेगा टी, दूसरे का भी लिए थे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? पक्का सेम होना चाहिए, तब इंटरफेरेंस दिखेगा। तीसरा पॉइंट है कि एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स मस्ट बी नियरली इक्वल। ये सब आपको डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, पढ़ना डेफिनेशन है। दोनों लाइट सोर्स, द एम्पलीट्यूड ऑफ टू लाइट वेव मस्ट बी नियरली इक्वल, दोनों का एम्पलीट्यूड लगभग बराबर ही होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। तभी क्या होगा, ब्राइट वाला ब्राइट दिखेगा और डार्क वाला पूरा अंधेरा। अभी थोड़ी देर पहले हम समझा रहे थे, मान लो ये इक्वल नहीं रहा तो क्या होगा, ब्राइट वाला खूब ब्राइट और डार्क वाला पूरा अंधेरा नहीं होगा, हल्का कम ब्राइटनेस। क्यों, फिर से हम समझा दें। मान लो एक 5 है एक 4 है, तो ब्राइट वाले जगह पर 5 प्लस 4 होगा 9, एम्पलीट्यूड 9 हो जाएगा, और डार्क वाले जगह पर 5 माइनस 4 0 नहीं हुआ 1, यानी वहां भी लाइट दिखेगा। अब मान लो यहाँ ज्यादा लाइट दिखे, यहाँ हल्का लाइट दिखेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। इतना थोड़ी आंख हम लोग का लाइट नाप सकता है कितने बने हैं। हाँ, बट यहाँ ब्राइट और यहाँ पूरा डार्क रहेगा तब समझेगा हमको, इसीलिए दोनों इक्वल होना चाहिए। चौथा पॉइंट है बच्चों की, लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब सिंगल कलर का लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल कलर का होना चाहिए, यानी लैम्डा सेम होना चाहिए। सिंगल कलर मतलब क्या होता है? लैम्डा सेम वेवलेंथ, राइट? समझ में आ रहा है ना? हर कलर का अलग अलग लैम्डा होता है, तो लैम्डा सेम होना चाहिए। लैम्डा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक याद रहेगा ये वर्ड, ये भी मिला होगा आपको। यस। और पांचवा कंडीशन है बच्चों कि लाइट सोर्स मस्ट बी, देखो ये सब मस्ट लिखा है, शुड मत लिख देना, सलाह नहीं है, ऑर्डर है। मस्ट बी पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब होता है कि वाइब्रेट इन ए सिंगल प्लेन। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे वेव होते हैं जिनके पार्टिकल का वाइब्रेशन अलग अलग प्लेन में होता है। मतलब जैसे कुछ पार्टिकल ऐसे हिल रहे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, समझ में आ रहा? ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे, सब मिक्स होकर एक साथ चल रहे हैं। तो लेकिन पोलराइज होना चाहिए। पोलराइज का मतलब एक ही प्लेन में पार्टिकल हिलना चाहिए।
लाइट वेव कैसा होना चाहिए, पोलराइज्ड होना चाहिए, मतलब उनके पार्टिकल का वाइब्रेशन किसी एक प्लेन में, या तो ऐसे ऐसे सारा वेव चले, या तो सारे लाइट वेव ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं कि एक लाइट वेव ऐसा चल के जा रहा है और दूसरा लाइट वेव ऐसे, और दोनों सुपरपोज करे, बोलते हैं इंटरफेरेंस क्यों नहीं बन रहा है। तो ये कंडीशन से आपको इंटरफेरेंस बनने के, अगर ये ओबे करोगे तब बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फट से। स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स ने क्या किया है, यंग्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली बना करके दिखाया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ध्यान समझना, समझेंगे सभी लोग ध्यान से इसको। उन्होंने एक सोर्स लिया, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, इससे लाइट निकल रहा है, ठीक है, और ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक लिया उन्होंने, मोनोक्रोमेटिक, पहला शर्त ओबे हो गया। मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर का, लाल कलर का, कोई भी कलर का एक लाइट। उसके बाद वहां पर उन्होंने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाया आपको पता होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, पैरेलल। फोकस पे रख दोगे तो ऐसे पैरेलल बीम आपको मिल जाएगा। हर चीज का कारण आपको पता होना चाहिए क्यों है। उसके बाद उन्होंने एक खड्डा लिया, मान लो स्लिट चाहिए उनको, तो उन्होंने खड्डा जैसा ले लिया, ऐसा, समझना। और इस खड्डे में आप ब्लेड देखो ना, ब्लेड से ऐसे चीरा मार दो, पतला एकदम बारीक, उसको हम बोलेंगे स्लिट। दो पतला होल कर दिया हमने इससे, तब बारीक हम बनाएंगे तुमको समझेगा नहीं। दो बारीक होल कर दिया, S1 S2, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लिट। समझा, सबको समझ गया तो हाँ बोलो, समझ गया कि नहीं समझ गया, बताएंगे बच्चों। दो बारीक होल कर दिया उन्होंने ऐसा पूरे में। अब यहां से कुछ दूर एक स्क्रीन रख दिया उन्होंने, तो जगह छोटा पड़ रहा है, बना लीजिएगा। एक स्क्रीन रख दिया उन्होंने, तो आप ध्यान दो कि ये दोनों स्लिट जो होगा, अब ये लाइट जाएगा और इन दोनों छेद से निकलेगा। बहुत बारीक होल है, हमको बताए भी थे, अगर छेद का साइज बहुत छोटा हो जाए तो वेव ऑप्टिक्स वैल्यूड होगा, बताए थे कि नहीं। तो अब ये दो स्लिट दो सोर्स की तरह काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और दोनों सोर्स अब कोहेरेंट होगा। क्यों कोहेरेंट होगा, क्योंकि तो एक ही लाइट सोर्स से आ रहा है ना, और एक ही को बल्ब से निकला हुआ लाइट है, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस तो जीरो ही रहेगा ना। तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करेगा। फिर से समझिए, यंग्स ने कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए दो अलग अलग बल्ब नहीं लिया, क्योंकि जानते थे अगर हम दो अलग अलग बल्ब लेंगे तो कोहेरेंट नहीं रहेगा, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, कम ज्यादा हो सकता है। तो उन्होंने इसके दिमाग में क्या किया, एक और सोर्स लिया और उसको दो में डिवाइड किया। समझा नहीं, एक नल कनेक्शन लेके दो गो पाइप जोड़ देते लोग यहाँ पे, वहीं से तो यहाँ पर उन्होंने एक सोर्स लिया और उसको स्लिट के मदद से दो में बनाया, और ये दोनों लाइट वेव यहाँ से चली। जब दोनों लाइट वेव चली तो स्क्रीन पे उन्होंने देखा कि एकदम बीचों बीच समझता है क्या, सेंटर में, एकदम बीचों बीच सेंटर में, जैसे स्क्रीन है तो ये जो लाइन जा रहा है, देखो ये स्लिट का सेंटर ले लो, स्लिट के सेंटर से जो लाइन जा रहा है वहां पर बीचों बीच ब्राइट रीजन बना, ब्राइट, फिर उसके अगल बगल डार्क बना, फिर उसके अगल बगल ब्राइट बना, ऐसे अल्टरनेट ब्राइट डार्क बने, जिसको आप फ्रिंज बोलते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दिखाया। ठीक है, ये स्क्रीन है और ये स्लिट, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे रखा हुआ है, डायग्राम हम अच्छा बनाएगा 3D, ऐसा रखा हुआ है, समझ में आ रहा है, यहाँ से लाइट डाले ऐसे, ओके, ये स्लिट है और वो स्क्रीन है। तो इसी चीज को हम लोग को समझना है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ,
कैसे बना, और दूसरी बात कि ये जो फ्रिंज बना है ये बना डार्क फ्रिंज और ये बना ब्राइट फ्रिंज। तो ये फ्रिंज की मोटाई कितनी होगी, ऊपर लिख दे इसके लिए, ये फ्रिंज का मोटाई, देखो ये फ्रिंज का कुछ विड्थ होता है, मोटापन, इसको बोलते हैं बीटा, बीटा यानी फ्रिंज विड्थ। ये कितना मोटा बनेगा, काला पट्टा और व्हाइट पट्टा कितना मोटा बनेगा, कभी पतला बनता था, कभी मोटा बनता था, कभी एक स्ट्रेट बनता है, कभी ये सर्कल बन जाता है, कभी सेमी सर्कल बन जाता है। तो ये कब बनेगा, कैसा, ये समझना हम लोग को, यही डेरिवेशन करना है। तो इस टॉपिक में हम लोग दो बातें समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा में तुमको आश्चर्य नहीं लगना, जैसा क्यों हुआ तो फट से बोल दो इंटरफेरेंस, भाई तुम पढ़ लियो ना, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिए। ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे हम ओम्स लॉ पढ़ाते हैं और लैब में ले जाते हैं, हम बोलते हैं ओम्स लॉ वेरीफाई करो, तो आप ओम्स लॉ आता है ना, बीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरीफाई करना है, कियोगे स्कूल में भी आपने 10th क्लास में। वैसे ही आपको हम यंग्स इंटरफेरेंस पहले पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि देखो दूगो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स लोगे तो आपको स्क्रीन पर ब्राइट डार्क बनेगा, तो बना है, एक्सपेरिमेंट करा हमने। तो कोई बोला क्यों बना, तो एक चमाट मारो, अभी तो बताया थे इंटरफेरेंस में बनता है, तो इंटरफेरेंस हुआ, बात खत्म। हाँ, अब हम इसको साबित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंट करके यंग्स ने दिखाया, देखो भाई हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमको दिख नहीं रहा था, तो हम क्या मान लिया, साला ये फालतू है, ऐसे वो एटम वाला जैसा कुछ है कि दिखता है नहीं एटम, और मास्टर पूरा पढ़ा दिया एटम गोल होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, प्रोटॉन ठेंगा, हमको तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आना चाहिए भाई। आप देखो हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, बन रहा है इंटरफेरेंस, हमारे डेली लाइफ में क्यों नहीं बन रहा है उसके भी हमने कारण बताया आपको, राइट। तो ये हम लोग इसको समझते हैं आगे, ठीक है। आप ये डायग्राम चाहो तो नोट कर सकते हो। तो यंग्स ने क्या किया, तो सुनेंगे क्या है ये, तो दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ लाइट। इस एक्सपेरिमेंट ने लाइट के वेव नेचर को साबित करके दिखाया कि वेव है, ठीक है, वेव है, सबको पता है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, तो हम लोग एक्चुअल डायग्राम इसका ऐसा है, बट एक्चुअल बनाएंगे नहीं हम लोग ऐसा, वैसा बनाएंगे तो क्या होगा, डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, ये एक्चुअल है। तो डेरिवेशन के एक सिस्टमैटिक डायग्राम बनाते, मैथ्स लगाना पड़ता है, ट्रायंगल वायंगल। अब ये क्या समझ रहा तुमको, इसमें कहाँ मैथ्स लगाओगे तुम, तो इसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, आप चाहो तो ये नोट कर लो। आप समझ रहे हो, ये खड्डा दिख रहा है आपको, ऐसे रखा हुआ है, 3D है, ड्राइंग 3D है, वो खड्डा भी ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन है वो, थोड़ा स्क्रीन और बड़ा कर सकते हो, मेरा जगह नहीं है, ऐसे स्क्रीन बना लो, इसको इस लाइन को और आगे ले जाना, इसको भी और आगे ले जाना, ऐसे जोड़ देना, फिर ऐसे 2-3 पट्टे बना देना, बीचों बीच ये जो डॉटेड लाइन से जाएगा वो क्या होगा, ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं उसको, सेंट्रल ब्राइट। नोट कर लिए क्या आपने, बताएंगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा अभी कि एक सोर्स ऑफ लाइट होता है मोनोक्रोमेटिक, बीच में लेंस वेंस लगा देते हैं और यहाँ पर एक स्लिट बनाते हैं थोड़ी दूर आगे, राइट, यहाँ पर देखो। और एक और बात ध्यान रखना, S से S1 की दूरी और S2 की दूरी क्या होना चाहिए, इक्वल, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम S1 का नाम दे रहे हैं और इसको S2। अब यहाँ से लाइट वेव निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा ना, और ये इनका सेंटर हो गया। अब हम जो डायग्राम बनाए थे उससे रिलेट करना, और ये स्क्रीन हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, बीचों बीच ब्राइट। अब देखो यहाँ से लाइट सोर्स निकलेगा और यहाँ से, समझ गए, दोनों स्लिट हो गया, S1 और S2 स्लिट सोर्स बोलते हैं। स्लिट मतलब बारीक छेद, इसी बारीक छेद से आपका वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगा, नहीं तो मोटा छेद कर दोगे रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा, सिखाया था ना हमने, बहुत बारीक एकदम पिन जैसा हो। अब यहाँ से लाइट वेव निकलेगा और यहाँ जाके ब्राइट डार्क बनेगा, तो क्या होगा, ध्यान समझना, यहाँ से जो लाइट चल के आएगा बीच में, यहाँ पे समझना, और यहाँ से जो लाइट चल के आएगा, ये मान लो पॉइंट को आप नाम दे दो P। तो आप मेरे को बताओ कि S से P की दूरी और S2 से P की दूरी इक्वल है ना, इक्वल है। अच्छा, ये दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस को कुछ मान लिया जाता है D, और ये बहुत कम होता है, मिलीमीटर में होता है। और स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी को कैपिटल D, देखो ये ज़्यादा दूरी है तो इसको कैपिटल D मानिए, कम दूरी है तो स्मॉल d। तो स्मॉल d क्या हो गया,
डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स और कैपिटल डी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ये mm में रहता है और ये मीटर्स में रहता है। देखो कितना अंतर है, 1000 गुना फर्क है। ठीक है, ये 1 mm रहता है, लिख लो कैपिटल डी इन मीटर्स, और ये इन mm मिलीमीटर में रहता है। ओके, 1 mm भी रखते हैं। अब सुनो, अब आप ध्यान दो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू फिगर के हिसाब से S1 से P की दूरी और S2 से P की दूरी कितनी है, इक्वल। तो अगर हम पूछें पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस, पता ही है तुमको। अरे पाथ डिफरेंस कोई नया नाम नहीं है, डिस्टेंस आपके द्वारा चली गई दूरी का डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस करते हैं S2P माइनस S1P। भाई इसने चला 5 मीटर, इसने चला 5 मीटर, डिफरेंस बताओ कितना आएगा, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0। अब मेरे को याद करके बताओ कि पाथ डिफरेंस 0 होगा तो क्या बनता है उस जगह पे, आपने पढ़े हो, आपको याद होना चाहिए। 0 पाथ डिफरेंस पे क्या बनेगा, अगर दो लाइट वेव डाले और उनका पाथ डिफरेंस 0 हो जाए, क्या बनता है, ब्राइट। बोलिए आप ब्राइट बोल सकते हैं। इफ पाथ डिफरेंस इज 0, अगर पाथ डिफरेंस 0 है, देन वी नो दैट bright fringe will form। ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया है। तो इस जगह पर ब्राइट बनेगा और इसका नाम दे दिया गया सेंट्रल ब्राइट। कोई कोई इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलता है, कोई कोई इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलता है, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना। ये बातें आपको क्लियर हो गई कि सेंटर में ब्राइट बनेगा, क्यों बनेगा, कारण कोई पूछा तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे। तो सबसे पहली बात कि आप दो स्लिट लोगे और तो देखोगे स्क्रीन पर एकदम बीचों बीच, सेंटर समझता है, इन दोनों बीच के सेंटर से लाइन जा रही, वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। कोई बोला क्यों बनेगा भाई, अब बता दो। वहां के लिए, यहाँ के लिए जो डेल्टा एक्स का वैल्यू है, डेल्टा एक्स समझता है पाथ डिफरेंस कितना है, 0। क्यों 0 पाथ डिफरेंस, क्योंकि डेल्टा एक्स कैसे निकलता है, दोनों के रास्ते का डिफरेंस, S2P माइनस S1P, और ये दोनों इक्वल है, S2P इक्वल S1P के, तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। 0 पाथ डिफरेंस होने पर ब्राइट ही तो बनता है, पढ़े हम लोग। चलिए अब यहाँ ब्राइट बनेगा, अब ऊपर डार्क, फिर इधर भी डार्क, फिर ऊपर ब्राइट डार्क, ऐसे बनता है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट ब्राइट डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा, या फर्स्ट ब्राइट। इतना मिटा दें, हो गया, समझ में आ गया। देखिए बच्चों, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम आपको बताए थे कि ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट ने इस बात को साबित किया था कि लाइट वेव है और दो लाइट सोर्स लोगे तो इंटरफियरेंस बनता है, बना के दिखाया था। इन एक्सपेरिमेंटली इसने वेरीफाई किया था वेव नेचर ऑफ लाइट। कैसे किया था इन्होंने एक सोर्स लिया था, आपको पूरी कहानी समझाया था हमने, और एक सोर्स से दो सोर्स में डिवाइड किया था। क्यों, क्योंकि अगर आप दो अलग अलग सोर्स लोगे तो कोहेरेंट होने का चांस बहुत कम है। कोहेरेंट समझता है जिसके बीच का फेज डिफरेंस कभी चेंज नहीं हो। तो इन्होंने क्या किया, एक सोर्स को दो में डिवाइड किया ताकि वो हमेशा कोहेरेंट रहे, ठीक है। और ऐसा देखा गया कि इन्होंने एक सोर्स लिया, उसके बाद दो छेद बनाए, छेद का नाम स्लिट था। स्लिट कैसा होता है, लंबा छेद, ऐसे या ऐसे, पतला, लाइट, तो वो स्लिट सोर्स है दो। ऐसा दो छेद बनाए इन्होंने, तो उनको स्क्रीन पर दिखा ब्राइट डार्क अल्टरनेट, बट बीचों बीच हमेशा ब्राइट दिखा। क्यों बीचों बीच हमेशा ब्राइट दिखा, आपको हमने कारण बताया था, बिकॉज यहां से जाने वाले लाइट और यहां से जाने वाले लाइट का पाथ डिफरेंस, यानी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकालो सेम है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 0।
जब जीरो डिफरेंस आएगा तो उस जगह पर क्या बनेगा, ब्राइट। इसको हम लोग सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। तो हमने ये पॉइंट आपको बता दिया था, आप इसको लिख लिए होंगे कि इस बीच में ब्राइट बनता है। उसके बाद डार्क बनता होगा और फिर अगला ब्राइट बनता होगा। तो हमको नहीं पता अगला ब्राइट कहाँ बनना है, यही पता करना है। वी वांट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ नेक्स्ट ब्राइट। सो हमने मान लिया ये y एक्सिस है, तो हमने मान लिया कि यहां से कुछ y दूरी पर, सेंट्रल ब्राइट से y दूरी ऊपर पे कहीं पहला ब्राइट फिर से बना होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बीचों बीच ब्राइट बना, फिर उसके बाद डार्क बना होगा और फिर ब्राइट बना होगा। तो हमको पता करना है कि इस बीच वाले ब्राइट से कितना ऊपर है। तो हमने मान लिया कितना ऊपर है, y, पहला ब्राइट y ऊपर है। अच्छा, उसके बाद ये दो स्लिट है, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस d है। तो स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, बताया था हमने शायद। और यहां से थीटा एंगल ऊपर ये पॉइंट है, तो थीटा क्या हो गया, एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, पहले ब्राइट का एंगुलर पोजीशन थीटा है। ठीक है, अब आप क्या करो, S1P से भी एक लाइट चला होगा, यहाँ पहुंचा होगा, देखो ऐसे एरो बनाइए। S2P से भी एक लाइट चला होगा, यहाँ पहुंचा होगा। तो कोई भी जगह ब्राइट या डार्क कब बनता है, जब उस जगह से जाकर के लाइट वहां पर सुपरपोज होती है, सुपरपोज होती है। ठीक है, आपको मतलब है पाथ डिफरेंस से, तो आप पाथ डिफरेंस निकालो, ध्यान देंगे। तो डेरिवेशन की शुरुआत पाथ डिफरेंस से ही होती है हमेशा। पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये रास्ता, इसने कितना दूरी चला, S2P P1 माइनस इसने कितना दूरी चला, S1 P1। अब S2 P1 S1 P1 कैसे निकलेगा भाई, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, थोड़ा ध्यान दें। क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो आप देखो ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा है कि नहीं है। तो S2P P1 ज्यादा है किससे, S1 P1 से, है कि नहीं। तो जितना ज्यादा है, मान लो ज्यादा है इतना, तो हम उतना इस पर काट लेंगे। फिर से समझेंगे, ये पॉइंट है, यहाँ से दो लाइन गया है, ये लाइन ज्यादा है, तो हम क्या किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और ये इतना काट लिए। इसी को हम बोलेंगे क्या, पाथ डिफरेंस बोल सकते कि नहीं। अरे ये ज्यादा था ना इतना, देखो मान लो ये 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, ज्यादा कितना है 3, तो 3 हम काट लिए तो डिफरेंस 3 ही आएगा ना। बोलो किसको किसको समझ गया, समझ गया क्या। तो ड्रॉ SN परपेंडिकुलर ऑन S2 P1 सच दैट, ऐसा परपेंडिकुलर खींचना है कि परपेंडिकुलर खींचने के बाद S1 P1 इक्वल टू यहां से यहां और यहां से यहां इक्वल हो जाए, समझा। यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी इक्वल हो जाए, देन तब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा S2N, सॉरी होगा ना S2N पाथ डिफरेंस। अब आ जाओ थीटा पे, थोड़ा ध्यान दे जाओ, सभी लोग इधर ध्यान दें। देखिए थीटा एंगल इस ट्रायंगल में कहाँ होगा बताइए, इस ट्रायंगल में थीटा एंगल कहाँ होगा। तो ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया बच्चों, पाथ डिफरेंस का साइन होता है डेल्टा एक्स। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा इस ट्रायंगल में, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। ये थीटा है, ये दिख रहा है थीटा एंगल, ये छोटा सा एंगल थीटा है भाई, ये भी थीटा होगा ना, पैरेलल है तो। अच्छा, तो इसके बगल वाला ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा फिर से थीटा। तो ये इस ट्रायंगल में तुमको थीटा प्राप्त हो गया, देख लो हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पाथ डिफरेंस हो गया, देखो बच्चों। तो पाथ डिफरेंस जो आप निकालना चाह रहे हो,
वो S2n के इक्वल हो गया। इसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा एक्स याद है ना, S2n। अब ये S2n इस ट्रायंगल में देखो, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं छोटा सा, वही वाला। ये ट्रायंगल में ये पूरा D है क्या? यस। ये ट्रायंगल में ये पूरा क्या है? D। D है। देख लो आप, D है कि नहीं? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस D है और ये थीटा है। तुमको ये वाला साइड चाहिए, तो सटा तो कॉस, हटा तो साइन, तो क्या लग जाएगा? D साइन थीटा। बोलो, समझा? इतना समझा कि नहीं समझा? ये हो जाएगा D साइन थीटा। सबको ये बात समझ गया? नहीं समझा तो तुम साइन थीटा लगा के निकाल लो, परपेंडिकुलर बाई बेस। और क्या करोगे? ये D साइन थीटा पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? D साइन थीटा। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? D साइन थीटा। इसकी तो अब जरूरत नहीं है, इसको मिटा दिएगा, इसको रख लो। समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको क्या बातें ध्यान रखना है? पहला कि ये डायग्राम ऐसा बना लो, पेपर में आपके आता है डेरिवेशन। उसके बाद आपको याद रखो, हर जगह पाथ डिफरेंस निकाला जाता है। क्यों? तुमने पढ़ा है, कॉपी खोलो और देखो। पाथ डिफरेंस ही बताएगा कि उस जगह ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा। याद है ना? अगर पाथ डिफरेंस 0, ये इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आया तो क्या होगा? ब्राइट। और पाथ डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आया तो डार्क होगा। इसीलिए हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। कोई बोला फेज डिफरेंस कहाँ नहीं निकाल रहे? फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? एंगल तुमको कहाँ पता है, लेकिन पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, तो दूरी है। तो हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। देखो, यहाँ से एक लाइट चल के यहाँ पहुंचा, यहाँ से एक लाइट चल के यहाँ पहुंचा, और हमने माना है कि यहाँ पर ब्राइट बन रहा है। बीच में तो पक्का ब्राइट बन रहा है, तो ऊपर भी कहीं ना कहीं ब्राइट बन ही रहा होगा ना। देखो, ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट बनता है। तो मान लो कहीं y दूरी ऊपर, मान लो कहीं y दूरी ऊपर पहला ब्राइट बना है, जो यहाँ सेंटर से y दूरी ऊपर है, सेंटर ब्राइट से, ठीक है। और उसका एंगुलर पोजीशन यहां से हम देखेंगे तो कुछ एंगल होगा, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मैथ्स में मिलता है, थीटा। तो हमको पाथ डिफरेंस से मतलब है। तो आप देखो, यहां से जो लाइट गया वो कम दूरी गया, यहां से जो लाइट गया वो ज्यादा दूरी गया, तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? S2p में से S1p माइनस करो। S2p लाइन छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो। माइनस कैसे करें? लाइन है तो हमने क्या किया, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखो, ये बड़ा है तो S1p पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। ये परपेंडिकुलर उतना बड़ा ड्रॉ करना है ताकि ये जो जितना ज्यादा है उतना कट जाए। समझ में आया? एक लाइन बड़ा है, एक लाइन छोटा, तो बड़े वाले छोटे वाले से बड़े वाले परपेंडिकुलर खींचे और उतना हिस्सा काट लिए जितना ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यही आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा S2n, ये S2n डेल्टा एक्स बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और ये देखो, ये d है, ये थीटा है, ये निकल गया d साइन थीटा। अब हम लोग इसमें दो केस यूज करेंगे, ये ध्यान रखो इसको। अब हम लोग इसमें दो केस यूज करेंगे। केस वन, केस वन क्या है? मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब जहां पर क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। मान लो कि वहां ब्राइट बन रहा है, डार्क भी बन सकता है भाई, तो अभी हम ब्राइट मान रहे हैं। तो ब्राइट मान रहे हो तो पाथ डिफरेंस, तो तुम जानते होगे कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, फॉर ब्राइट फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? बताओ। 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, डॉट 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 किसके बराबर होना चाहिए? n लैम्डा या इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, जो भी बोलो, राइट। फॉर फर्स्ट ब्राइट, पहला ब्राइट के लिए ये सेंट्रल ब्राइट है, 0 पाथ डिफरेंस पे क्या बनेगा? सेंट्रल ब्राइट। पहला ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? बताओ। फॉर फर्स्ट ब्राइट पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा। बोल नहीं रहे तुम लोग? पाथ डिफरेंस का तुमको वैल्यू पता है ना? कितना है?
डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा बाई डी। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ है। लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है, ऑफ लाइट का, इन एंगस्ट्रॉम रहता है। इतना समझ में आ गया? बताओ। अब देखो, अब एक और बात सुनेंगे। अक्सर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में ये बात सिखाई जाती है कि जब थीटा बहुत स्मॉल हो, ऊपर का नोट कर लिया आपने? देखिए, जब थीटा बहुत स्मॉल हो, ध्यान सुनेंगे, जब थीटा बहुत स्मॉल हो, थोड़ा ध्यान दो, तो तुम थोड़ा ध्यान देना बच्चों इस बात पे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट तो एंगस्ट्रॉम में होता है, एंगस्ट्रॉम यानी 10 का पावर -10, और ये जो डी है वो मिलीमीटर में। तो डी जो होता है, यहाँ बता भी दे रहे हैं, कल ही बताए थे, डी इन मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब 10 का पावर कितना होता है -3, और एंगस्ट्रॉम मतलब 10 का पावर कितना होता है -10। बताओ इन दोनों में कौन छोटा है? 10 का पावर -3 और 10 का पावर -10 में। भी बताने में टाइम लग रहा है। लैम्डा बहुत छोटा है डी से, लैम्डा बहुत छोटा है डी से, सो थीटा इज वेरी स्मॉल, इसीलिए थीटा बहुत छोटा होगा। ये थीटा बहुत छोटा होगा। जब थीटा छोटा होता है तो आपको पता है हम लोग साइन थीटा को लगभग क्या मान लेते हैं? थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई डी। अच्छा, थीटा में हम लोग tan भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? थीटा इक्वल टू tan थीटा फॉर ए स्मॉल एंगल। तो tan थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी। ध्यान देना। अब tan थीटा निकाल लो, tan थीटा यहां से निकाल लो इस डायग्राम से, थोड़ा ध्यान दे रहे। tan थीटा ये बड़े वाले ट्रायंगल में बताओ कितना होगा? y अपॉन डी। देख लो तो फ्रॉम फिगर, tan थीटा ये दिख रहा है, थीटा, ये थीटा यहाँ बड़ा मार्किंग कर दे क्या? ये थीटा देखो, ये थीटा है, तो tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन कैपिटल डी। आपको यहां से y की जरूरत है तो आप y निकाल लें। y फर्स्ट ब्राइट, y क्या है? पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट। y क्या है देखो तो? पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट। y क्या है भाई? पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट। फिर से आप यहां से देख लो, हमने क्या किया, हमने पार्ट डिफरेंस निकाला और वहां पे ब्राइट बन रहा, तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू ब्राइट का, ब्राइट वाला पार्ट डिफरेंस की इक्वल कर दिया। ठीक है, पहला ब्राइट है तो 1 लैम्डा, दूसरा ब्राइट है तो 2 लैम्डा करते, और यहां से हम फर्स्ट ब्राइट का लोकेशन निकाल देंगे। तो आप देखो, फर्स्ट ब्राइट का लोकेशन निकल गया, क्या मिल गया? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दिस इज लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट। वेरी गुड। कहां से नापना है ये? फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। कहां से? ये सेंट्रल ब्राइट से। अब बताओ, अगर हम सेकेंड ब्राइट फ्रिंज पता करें कहां बन रहा है? सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज वर्ड छूट रहा है। बताओ बच्चों, जल्दी बताइए। y सेकेंड b, यहाँ जाएगा 2 लैम्डा d बाई स्मॉल डी। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ना बोले। अगर थर्ड ब्राइट पूछें, तो y 3 ब्राइट इक्वल टू 3 लैम्डा d बाई डी। याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल बनाने में, फटाफट। तो अगर हम nth ब्राइट बोले, n लिख लो, कोई n का वैल्यू डालते रहो, nth ब्राइट, nth ब्राइट फ्रिंज, y n b इक्वल टू n लैम्डा d बाई स्मॉल डी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये nth ब्राइट का लोकेशन है फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। यानी अब अगली बार आपको पता करना है कि यहाँ से कितने ऊपर तीसरा ब्राइट बना, चौथा ब्राइट बना सेंटर से, तो आप यहाँ पे n का वैल्यू आराम से
डाल करके निकाल सकते हो। कोई बोला सेंटर ब्राइट, तो इनका वैल्यू 0 डाल देना, सेंटर ब्राइट तो इनका वैल्यू 0 डाल देना, 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया क्या बच्चों? अब इसमें एक चीज और करना है, फ्रिंज विड्थ, ध्यान देंगे, फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है तो आपको कल बताया था, फिर बता रहे हैं। ये जो ब्राइट डार्क बनता है ना, मान लो ये डार्क बना इतना मोटा, फिर ब्राइट बना, फिर डार्क बना, तो इसकी मोटाई, इसकी ये मोटापा कितना मोटा बना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, समझ गया ना, उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, डिफिनीशन सुन लो, तो बोलते हैं द डिफरेंस between two consecutive dark or bright fringe is called fringe width, और इसको डिनोट करते हैं बीटा से। समझा कि नहीं समझा? देखो ये डार्क है और ये डार्क है, इसके बीच की दूरी ले लो तो आ जाएगा ना फ्रिंज विड्थ, इतना मोटा है, आ जाएगा नहीं? जैसे वेवलेंथ लेते थे, 2 क्रिस्ट के बीच की दूरी, 2 ट्रॉफ के बीच की दूरी, तो उसी तरह। तो अब बताओ बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी दो गो फ्रिंज विड्थ के बीच का डिफरेंस, कोई भी दो गो, 1 2 के बीच का, 2 3 के बीच का, 3 4 के बीच का, समझा कि वो सब सेम ही बनता है। तो हम इसमें से माइनस कर दे रहे हैं, y सेकेंड ब्राइट माइनस y फर्स्ट ब्राइट। ध्यान देना, नहीं ध्यान देना सब लोग, ये बात समझा? क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ लो, द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, लगातार लेना है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, 2 लगातार ब्राइट और 2 लगातार डार्क के बीच का डिफरेंस, ठीक है, उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो माइनस कर दो, तो आप इसको इससे माइनस कर दो, 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d माइनस लैम्डा d बाई स्मॉल d। तो ये 2 बार है, ये 1 बार है, देख लो ध्यान से इसको, ये 2x और ये x, 2x में से x गया, x आएगा, तो क्या बचेगा, लैम्डा d बाई स्मॉल d। ये इसको रट जाओ, पेपर में आता है, पेपर में डेरिवेशन आता है फ्रिंज विड्थ का, ये हो गया डेरिवेशन भाई। तो आपके पेपर में आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बताओ क्या होता है, तो पहले बताना पड़ेगा तुमको, पहले पूरी कहानी लिखनी है। देखो अगर आप बोर्ड के बच्चे हो तो आपको बहुत बड़ी स्टोरी इसमें लिखनी पड़ती है, हम आपको बता देते क्या क्या लिखना पड़ता है। पहले तो पूरा डायग्राम को समझाओ कि एगो सोर्स है, उससे हमने 2 गो सोर्स बना लिया, क्यों बना लिया, उनके बीच की दूरी d है, यहाँ पे स्क्रीन रखा है कैपिटल D दूरी पे, ऐसा देखा गया कि स्क्रीन पे यहाँ पे 2 लाइट वेव डाल दिए, दोनों लाइट वेव का इंटरफेरेंस हुआ, तो बीच में सेंटर ब्राइट बना, क्यों बना, बिकॉज वहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है। ये सब बातें बताओगे। फिर आप बताओगे कि मान लो कहीं y दूरी ऊपर पे पहला ब्राइट है, जितना हम बोल रहे हैं उतना आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कहानी। मान लो y दूरी ऊपर कोई पहला ब्राइट है जो P1 है, तो हम यहाँ से लाइट भेजे और यहाँ से लाइट भेजे, अगर हमको पता करना है कि वहाँ पे ब्राइट है तो हमको पार्ट डिफरेंस निकालना होगा, वही कर रहे हैं, पार्ट डिफरेंस निकालना है। फिर आप ये डेरिवेशन करो, अभी डार्क के लिए भी करके देना पड़ेगा, अभी डार्क के लिए निकालना पड़ेगा, और ये साबित होगा कि ब्राइट की मोटाई और डार्क की मोटाई सेम होती है। नहीं तो कोई सोचेगा ब्राइट वाला कम मोटा बना, डार्क वाला ज़्यादा बना। तो फ्रिंज विड्थ तो अब ब्राइट फ्रिंज बन गया, ब्राइट वाला जो व्हाइट व्हाइट पट्टी है वो इतना मोटा आएगा। चलिए अब हम लोग डार्क की बात करते हैं इसमें। तो जहां हम लोग केस 1 किए थे, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। अब फॉर मिनिमा, मिनिमा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों, डार्क फ्रिंज बनेगा उस जगह पे। मान लो कि y दूरी ऊपर डार्क है, हो सकता है ना y, क्योंकि ब्राइट के बाद डार्क भी आता है, वो तो हमने माना है ना, ब्राइट डार्क भी हो सकता था वो। तो मान लो y के ऊपर डार्क है, तो फॉर डार्क फ्रिंज, ध्यान देंगे इधर, ध्यान देंगे, तुमको पता है डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, पाथ डिफरेंस शुड बी, यही सब लिखना है, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी बताइए क्या होता है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, डॉट 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 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, अगर पार्ट डिफरेंस होगा जब डार्क बनेगा। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले डेरिव किए थे कि इस डायग्राम के हिसाब से डेल्टा x किसके बराबर है, d साइन थीटा, ये तो याद कर जाओ, यहीं से पूरी कहानी चल रही है, d साइन थीटा।
तो अब डेल्टा एक्स का वैल्यू डालो फॉर फर्स्ट डार्क, पहले डार्क के लिए पुट डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना डाल देंगे, लेमडा बाई 2 डालेंगे, इसमें लेमडा बाई 2 डाल देंगे। तो देखो लेमडा बाई 2 इक्वल टू डी साइन थीटा, फिर यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, लेमडा बाई 2 स्मॉल डी, फिर थीटा इज वेरी स्मॉल। क्यों थीटा स्मॉल है, क्योंकि लेमडा छोटा है और ये बड़ा है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, लेमडा बहुत छोटा है, डी बड़ा है, समझा। तो थीटा वेरी स्मॉल है, तो थीटा किसके, सॉरी, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के, और थीटा को हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा, अभी डायरेक्ट मार दिया हमें, चलेगा ना, यानी ये थीटा को हम टेन थीटा बना लेंगे, तो टेन थीटा आ गया लेमडा बाई 2t, झट से बोलो टेन थीटा, यहाँ से वही डायग्राम है, तो क्या आएगा टेन थीटा, वाई अपॉन कैपिटल डी, यहाँ से y निकल गया, y यानी लोकेशन ऑफ फर्स्ट डार्क। अब हमने y ऊपर क्या माना है, डार्क माना है, यहाँ कुछ भी मान सकते थे, डार्क भी ब्राइट भी, फिगर चेंज नहीं करना है, हम आपको ऐसे बता रहे हैं, थोड़ा सा जगह बना रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर आ गया बच्चों, अब देखो y का फॉर्मूला क्या आ गया, y का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो कम आया उससे थोड़ा, y आ गया 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d। एक चीज ध्यान देना, इसके पहले आया था y लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, आया था ना, मेरी बात को समझना, मान लो ये पूरा वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, देख लो ध्यान से, लैम्डा डी स्मॉल डी, तो ये पूरा 5 हुआ, तो आपका अभी आंसर कितना आ रहा है, 5/2, यानी इसके पहले तुमने देखा कि सेंटर से ब्राइट बना है 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो अब डार्क बन रहा 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसके जस्ट बाद क्या है, डार्क है। क्लियर हुआ, फील हुआ, नहीं हुआ, अरे यार देखो पहला वाला ब्राइट, अभी थोड़ी देर पहले तुमने किया था, पहला वाला ब्राइट सेंटर से लैम्डा डी बाई डी आया, मान लो ये पूरा वैल्यू x है, x सेंटीमीटर, यानी यहाँ से x सेंटीमीटर ऊपर पहला ब्राइट, सही है। अब इसको देखो, ये क्या आया, लैम्डा डी बाई 2d, यानी जो x आया था ये पूरा x है, उसका आधा, यानी मान लो 5 सेंटीमीटर ब्राइट था तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर डार्क है, यानी इसका मतलब पक्का है कि सेंटर ब्राइट है, ब्राइट के बाद डार्क है, और डार्क के बाद फिर से क्या है, ब्राइट है। फील हो गया ना, पक्का फील हो गया तो हाँ बोलो, हो गया नहीं हो गया, लैम्डा डी बाई 2d, ये बच्चों लोकेशन हो गया फर्स्ट डार्क का, किसका लोकेशन हो गया, फर्स्ट डार्क, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम, ये सब कहां से नापा जा रहा है, सेंटर ब्राइट से, कहां से नापा जा रहा है भाई, सेंटर ब्राइट से, तो बताओ सेकेंड डार्क कहां, कितना किधर आएगा, देखो कुछ लोग गलती कर देगा, यहां से कांड चालू हुआ है, याद करो लैम्डा बाई 2, हमने अब लेंगे 3 लैम्डा बाई 2, तो क्या आएगा यहाँ पर बताओ, 3 लैम्डा डी बाई 2d, होगा कि नहीं होगा, हाँ ना बताइए, सेकेंड डार्क होगा 3 लैम्डा बाई, थर्ड डार्क किधर होगा, बताओ बच्चों, y3d 5 लैम्डा डी बाई 2d, बहुत अच्छे, तो बताइए nth डार्क कितना होगा, n lambda d by 2d, n कैसे होगा, खसक गया है क्या, ऑड मल्टीपल दिख रहा है, 2n minus 1, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई लैम्डा डी बाई 2d, ऑड मल्टीपल है भाई। अब फ्रिंज विड्थ निकालो, क्या निकालो बच्चों, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या करेंगे, दो डार्क को माइनस कर दो, इसमें से इसको 2 में से 1 को करना, 1 में से 2 मत कर देना, ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लिए क्या बच्चों, तो फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, नाउ देन फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, तो बीटा कैसे निकलेगा, y2d माइनस y1d, सही है कि नहीं, सेकेंड डार्क माइनस 1 फर्स्ट डार्क, दो डार्क के बीच की दूरी, तो देखो 3 लैम्डा स्मॉल डी बाई 2d माइनस लैम्डा डी बाई 2d, अब आप ध्यान से देख लो, ये 3x है और ये 1x है, कितना आएगा 2 लैम्डा डी बाई 2d, समझ रहा है क्या, 2d LCM, 2d कट गया,
और आपको बहुत ही बढ़िया बात पता चली होगी, क्या कि डार्क का फ्रिंज विड्थ और ब्राइट का फ्रिंज विड्थ क्या है, सेम है। 10 फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल, दोनों इक्वल है, ठीक है, यानी सेम विड्थ का बनता है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अब बच्चों आपने डेरिवेशन कर लिया है, इस पे आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको यहाँ से 3 चीजें याद रखनी है, आपको वर्ड लिख दे रहे हैं, ध्यान दो, तो इधर ध्यान दें। तो सबसे पहला वाई nth ब्राइट, nth ब्राइट क्या है बताइए, n लैम्डा d बाई 2, सॉरी n लैम्डा d बाई स्मॉल d, ये nth ब्राइट का पोजीशन है, ये याद रखना आपको, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। उसके बाद y nth डार्क, ये क्या है बताओ, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d, देखना इसमें 2d है, इसमें d है, ये क्या है बताओ, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। और उसके बाद बीटा पढ़ाया गया, बीटा क्या है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ है, ये दोनों का सेम है, फ्रिंज विड्थ है और दोनों का सेम है बच्चों, दोनों का फ्रिंज विड्थ क्या है, सेम है। बहुत ही अच्छे, नोट कर लिया। देखिए ये क्वेश्चन ले लिया हमने कि स्मॉल डी 1 mm है, इसको कहानी में लिख के आता है आपके क्वेश्चन में, हम ऐसे शॉर्ट कर दिए। स्मॉल डी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट 1 mm, और हम कल बोले भी थे mm में वही होता है, मीटर में स्क्रीन की दूरी, स्क्रीन कितनी दूरी है, आधा मीटर, और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में 5000 एंगस्ट्रॉम। तो फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर ब्राइट। ये क्यों लिखा है थोड़ा समझते हैं, देखो इधर ध्यान दो रे। तो ये है सेंटर ब्राइट, आपको पता होगा ऊपर बनता है ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, फिर बनता है फर्स्ट डार्क, फिर बनता है सेकंड ब्राइट, फिर बनता है सेकंड डार्क, बनता है कि नहीं, बनता है कि नहीं बनता भाई। उसके बाद नीचे भी तो बनता है, 1 डैश ब्राइट, फिर 2 डैश डार्क, 1 डैश डार्क, मतलब बीच में ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट डार्क, फिर नीचे भी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। यानी हम अगर ये नहीं लिखे ऑन द सेम साइड तो कोई सोच में पड़ जाएगा कि 7th मैक्सिमा और 11th मिनिमा किधर का, ऐसा तो नहीं कि यहाँ का 7वां यहाँ का 11वां, ये भी ले सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ का थर्ड यहाँ के थर्ड का बीच का दूरी बताओ, तो ये निकाल करके डबल कर देंगे, समझा कि नहीं, सबको मेरी बात समझा, क्यों लिखा ऑन द सेम साइड, समझा कि नहीं समझा। तो बस ये फार्मूले के चमत्कार है, बोले ना देखो बन जाएगा सवाल। बताओ मेरे बच्चों, 7th मैक्सिमा जल्दी से बता सकता है कि कोई, 7th ब्राइट क्या निकलेगा, क्या कैसे निकलेगा, 7 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, पहले ही वैल्यू मत डालने लगना, माइनस माइनस करके, ये आ गया 7th ब्राइट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, बहुत आसान होते हैं इसके न्यूमेरिकल। उसके बाद 11th डार्क, 11th डार्क जल्दी बोलो क्या लिखोगे, 11 लैम्डा डी अपॉन 2d, समझा नहीं समझ में, हाँ ना बोलो, डार्क में 2d लिखते रहना है। 23 आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, 11th है, 21 हो गड़बड़ हो गया, 11 नहीं डालना है, क्या डालना है इसमें, n का वैल्यू 11 डालना है, इसमें n का वैल्यू 7 डाल दिए, इसमें n का वैल्यू 11 डालना है, तो 11 दूना 22 माइनस 1 21 आएगा, सॉरी दुगुना से एक कम, ये आ गया 11th मिनिमा। इनके बीच की दूरी क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कर देंगे, जो बड़ा होगा इसमें से छोटा को, बड़ा ये है, ये बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा, सेपरेशन दूरी, तो 21 लैम्डा डी कैसे बड़ा दिख रहा है, 2 से इसको काट लो ना, एक 10 दिख रहा है, 10.5, ये साथ ही, आप इसको चाहो तो 2 से काट भी सकते हो, 10.5
लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, फिर माइनस करने में इजी जाएगा ना। तो 10.5 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अगर आपका धीरे धीरे करते करते स्पीड बढ़ जाए तो जल्दी जल्दी कर लेना, इसको तो ओरल ही बता देगा कोई। 10.5 में से 7 माइनस किए कितना बचेगा? 3.5 नहीं बचेगा। अब सब वैल्यू है तुम्हारे पास, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा क्या? सॉरी 2.5 आएगा। 10.5 माइनस 7.0, एक कैरी करेंगे तो 5 बचेगा। नहीं कैरी क्यों करेंगे, 5 बचेगा। 10 में 3 का 3.5 ठीक तो है। 2.5 कहाँ है? 3.5 आया कुछ भी। लैम्डा, लैम्डा कितना आ रहा है बताओ? लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम को कितना लिखोगे? 10 का पावर माइनस 10। देखो हम यहाँ वैल्यू नहीं डालें, यहाँ डाल रहे हैं। उसके बाद डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी कितना जल्दी बोलो? 0.5 मीटर यानी हाफ अपॉन स्मॉल डी, स्मॉल डी 1 mm यानी 1 इंटू 10 का पावर माइनस 3। ये जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, ये जाके ऊपर प्लस हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो। 3.5 को 35/10 लिख लो। ये 5000 माइनस 10 में प्लस 3 हो गया। अच्छा ये 3 जीरो भी गायब कर दो। देखो ये 3 जीरो भी गायब कर दो, समझा क्या भी? प्लस 3 कर दो, प्लस 6 हो जाएगा। तो 10 का पावर माइनस 10 प्लस 6। इसको इसको समझा तो बताओ। 5 से काटे 10 को 2 बार में, सही है। फिर ये 5 से काट दिए 10 को 2 बार में, तो कितना आ गया आंसर? 35/4 इंटू 10 का पावर माइनस 4 मीटर। 4 से डिवाइड कर दो, 4 और 32, 8.75 इंटू 10 का पावर माइनस 4 मीटर। ये दूरी है, बहुत कम है, ये 0.00 कुछ है, बहुत पतला पतला होगा। सोचो 11वां और 7वें के बीच की दूरी बहुत कम है, तो एक के बीच की दूरी तो और कम होगी। ये दिख रहा है, ये कितना होगा? पॉइंट आगे जाएगा 4 को, 0.0008 मीटर, यानी लगभग ये हो जाएगा। सेंटीमीटर बनाओ तो, सेंटीमीटर बनाओ, 2 जीरो और कट गया, यानी 0.08 सेंटीमीटर। अब तरी 1 सेंटीमीटर का भी इतना कम है, इतना कम पतला पतला ही बनता होगा। तो अब तो दिखता भी नहीं होगा आंखों से ये क्लियर, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता होगा, राइट? और इतना बारीक बारीक बनेगा तो काला और सफेद दिखेगा? नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप लगेगा। इतना चिपक चिपक के है। फिर से देख लो, कैलकुलेशन सही है ना एक बार? तो ये -3 था, mm यानी -3, ये ऊपर गया तो +3 हो गया, और ये 3 जीरो भी +3 था, तो 10 में से 6 चला गया 4। यहाँ का पॉइंट होता 10, यहाँ का पॉइंट होता 10, 5 से काट दिए 2, 2, 4। सही है, सही है। देखो सेम क्वेश्चन हमने लिया है, बट अब अपोजिट साइड लिए। ये क्लियर होना जरूरी है कि सेम साइड और अपोजिट साइड के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हम लोग निकालते हैं पहले। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमम बच्चों ये मैक्सिमा का फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूला याद कर जाओ, बिकॉज इसको लिखना ही पड़ेगा। तो वाई एन ब्राइट, देखो हम लिख के करेंगे, कुछ बच्चों को समझा नहीं था, पिछली बार डायरेक्ट लिख दिया था हमने। एन लेमडा डी बाई डी। अब आप इसमें पुट कर दो, एन का वैल्यू एक बार 2, एन का वैल्यू 2 पुट करोगे तो वाई 2b यानी सेकंड ब्राइट आ जाएगा, 2 लेमडा डी बाई स्मॉल डी। उसके बाद आएगा पुट, ये मैक्सिमा है थर्ड, तो एन का वैल्यू 3 डाल दो, तो वाई 3 ब्राइट इक्वल टू 3 लेमडा डी बाई डी। अब माइनस मत कर देना, ये बिना सोचे, देखो सोचना ही हर चीज, फिजिक्स सोच में आधारित है। देखो ये सेंटर ब्राइट है, अब बोल रहा है सेकंड मैक्सिमा, तो देखो यहां से ऊपर बनता होगा सेकंड मैक्सिमा, मान लो यहां पर बना, इसकी दूरी है 2 लेमडा डी बाई स्मॉल डी। ये हो गया सेकंड मैक्सिमा, सेकंड ब्राइट। और इससे नीचे हो गया थर्ड, इससे नीचे थर्ड यहाँ कहीं, ध्यान देना जी, वाई 3 ब्राइट, ये हो गया 3 लेमडा। और आप वही बोले कि देखो आप बीच में खड़े हो जाओ, यहाँ से 2 मीटर ऊपर जाओ, 3 मीटर नीचे जाओ, आप इनके बीच का सेपरेशन बताओ, दूरी।
तो क्या करोगे, माइनस तो नहीं करेंगे, रटना नहीं है, प्लस कर देंगे। समझ में आ गया? तो आप चाहो तो इसके बाद ये कॉन्सेप्ट बना सकते हो कि अपोजिट साइड है तो प्लस कर देंगे, सेम साइड है तो माइनस करेंगे, बट फिर भी हम निवेदन करेंगे आप डायग्राम बना के सोच के करिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों को हम प्लस कर देंगे, 2 लैम्डा डी बाई डी ऊपर और नीचे 3 लैम्डा डी बाई डी, दिस विल बी 5 लैम्डा डी बाई डी। पुट द वैल्यू 5 लैम्डा का वैल्यू 5000 इंटू 10 का पावर -10। 6.25 इंटू 10 का पावर। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, देखो हाँ भाई बाद में करिए। और डी डी कितना है रे, आधा मीटर, 1/2 लिखो, इसको 0.5 मत लिखो, 10 बार लिखिए, इसको हाफ लिख सकते हैं ना, और 1 mm को 10 का पावर -3। तो अब देखो ऊपर आ गया 5 इंटू 5, ये 3 इधर भेज दो, तो 10 का पावर -10 प्लस 6 चलेगा, ये 3 और ये 3, और अपॉन में एक 2, तो 25/2, 25/2 कितना होता है 12.5। हाँ, इसको आप पॉइंट में आगे करोगे तो ऐसा हो जाएगा 1.25 इंटू 10 का पावर -3। समझा कि नहीं? पॉइंट बच्चों जब लेफ्ट जाता है तो 10 का पावर प्लस में बढ़ता है, तो प्लस में बढ़ेगा तो मैं +1 करेंगे तो -3 हो जाएगा।